शाकुरा का चक्रव्यूह। चले आओ चले आओ चले आओ चले आओ चले आओ। ओह नहीं नहीं, चीख मारकर एक झटके से उठ खड़े हुए नागराज के चेहरे पे मौजूद था पसीने का तूफान और मस्तिष्क में मौजूद हलचल। फिर वही सपना जिसने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर रखा है। ओह, आखिर कौन है वो स्त्री जो अत्याचार के डर से भागती फिर रही है, और कौन है उस पर अत्याचार करने वाले? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उस स्त्री को जानता हूं, जबकि मैंने अपनी याददाश्त में कभी भी नहीं देखा। और सिर्फ यही नहीं, मुझे वे मंदिरों वाले सारे दृश्य भी जाने पहचाने लगते हैं, और उन मंदिरों को भी मैंने आज तक नहीं देखा। एक ही बात हो सकती है कि ये सारे दृश्य मुझे किसी भूली हुई घटना की याद दिला रहे हैं। मेरे इन सब से कोई ना कोई संबंध है, लेकिन क्या है वह संबंध, यह मुझे जानना होगा, वरना यह सपना पिछले कई दिनों की भांति आगे भी परेशान किए रखेगा। इस सपने के विषय में जानने के लिए मुझे द्वीप के नाग पंडितों से पूछना होगा, और यह काम कल सुबह ही हो सकता है। आधी रात में किसी को परेशान करना उचित नहीं। नागराज का सोचा पूरा ना हो सका, क्योंकि अगले दिन की सुबह अपने साथ एक विस्फोटक सूचना लेकर आई। गजब हो गया नाग सम्राट, गजब हो गया। क्या हुआ शुल्कट? लंगारा जाति के सभी सर एक विशाल सेना के रूप में द्वीप के रण क्षेत्र में उपस्थित हैं और हमें युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। हमारे योद्धा भी रण क्षेत्र में पहुंच गए। आदेश दीजिए कि हम क्या करें। आदेश देने के स्थान पर नागराज रण क्षेत्र की तरफ ही भाग खड़ा हुआ। आओ मेरे साथ। ये लंगारा जाति के सर्वा के चाहते क्या है? रण क्षेत्र में पहुंच गया नागराज को अपने सवालों का जवाब मिल गया। विसर्पी की शादी तुमसे नहीं हो सकती है नागराज। अगर तुम्हें हमारी मांग स्वीकार नहीं है तो एक भीषण युद्ध की तैयारी कर लो। नागराज की कुछ बोलने से पहले ही नागार्जुन बोल उठा। ये उससे किसे डरा रहा है दोस्त लंगारा? हमें तो सिर्फ नाग सम्राट की आदेश की प्रतीक्षा। फिर देखना कैसे तुम्हारी और तुम्हारे दुष्साथियों की लाशें गिराते हैं। कौन किसकी लाशें गिराएगा ये सब समय ही बताएगा नागार्जुन। अपना निर्णय सुनाओ नागराज। हमारे हाथों में थमे अस्त्र लहू से होली खेलने के लिए तरस रहे। लंगारा जाति के सर्वोत्तम घातक युद्धक है। युद्ध के हर दांव पे इसे पूरी तरह निभाऊंगा। बाकी जाति के सब शायद ही इनका मुकाबला कर सके, और ऐसा हो भी जाए तो क्या द्वीप की जमीन तो खून से रंगेगी। प्रेम भाव से रहने वाले सभी जाति के सर्पों में देश भावना तो बढ़ेगी ही, और ये सब मेरी वजह से होगा। ओह, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे इस विषय में विसर्पी और पुजारी बाबा से बात करनी होगी, तभी मैं कोई निर्णय ले सकता हूँ। काफी सोच विचार करके नागराज बोला। मुझे एक दिन सोचने का समय दो मित्रों। मैं कल सुबह तुम्हें अपना निर्णय सुनाऊंगा। ठीक है नागराज, हम तुम्हें एक दिन का समय देते हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे कि अगर निर्णय हमारे विरुद्ध हुआ तो इस द्वीप पर सर्प मानवों के खून की नदियां बहती नजर आएगी। इतना कहकर लंगारा अपनी जाति के सर्पों के साथ वहां से चला गया। बाद में ये आप क्या कह रहे हैं नागश्रेष्ठ? इस खुरंजी टकराव को टालने का तो अब मात्र एक ही हल है पुजारी बाबा, कि फिलहाल मेरी और विसर्पी की शादी ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। समझने का प्रयास करो विसर्पी। हमारे इन संबंधों से नागद्वीप पर
भीषण आंतरिक युद्ध हो सकते हैं और कई नावों की जान जा सकती है। हम अपने संबंध बनाने की खुशी की खातिर अनगिनत प्राणों की बलि नहीं ले सकते। अभी भाग्य को हमारा विवाह मंजूर नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन भाग्य हमारा साथ अवश्य देगा। हम उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे विसर्पी। नागराज के तर्कों से विसर्पी और पुजारी बाबा को सहमत होना ही पड़ा। अगले दिन नागराज का निर्णय सुन लंगारा जाति का हर नाग झूम झूम उठा। हम जीत गए। तुमने हमारे पक्ष में अपना निर्णय लेके भीषण रक्तपात होने से बचा लिया नाग सम्राट। अब हमारी एक छोटी सी शर्त और है। एक और शर्त? हाँ, और वह यह कि तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि या तो तुम यहाँ रहो या फिर बाहरी दुनिया में। ऐसा क्यों? तुम्हारा उस उड़ती चिड़िया से यहाँ आना और यहाँ से जाना द्वीप की सुरक्षा के हित में नहीं है। तुम्हारे कारण कई बाहरी शक्तियों को इस द्वीप के रहस्य का पता चल सकता है और वह शक्ति इस द्वीप पर आक्रमण करके सब कुछ तहस नहस कर सकती है। द्वीप का हित चाहने वालों को भी लंगारा की वह बात उचित लगी। लंगारा ठीक कह रहा नागश्रेष्ठ। आपको अति महत्वपूर्ण निर्णय लेना ही होगा। नागराज अजीब पेशोपेश में फंस गया। वैसे तो मैं यहाँ आते समय काफी सावधानी बरतता हूँ, लेकिन फिर भी लंगारे की बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आजकल रडार पद्धति काफी विकसित हो गई है। अगर कोई चाहे तो मेरी लाख सावधानियों के बावजूद भी मेरा पीछा करते हुए यहाँ पहुँच सकता है, लेकिन इस समस्या का हल समझ में ही नहीं आ रहा है। कैसे छोड़ दूँ उस बाहरी दुनिया को जिसमें मौजूद हजारों लाखों अपराधियों को निस्तनाबूद करने का बीड़ा मैंने उठाया है, और कैसे त्याग दूँ इस नागमणि द्वीप को जिसका मैं राजा हूँ और राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना। कर्तव्य और धर्म की इस लड़ाई में आखिर जीत हुई धर्म की। खड़े होकर नागराज ने अपना निर्णय सुना दिया। मैं घोषणा करता हूँ कि अब सदैव इसी द्वीप पर रहकर आपकी सेवा में रत रहूंगा। नागराज के इस निर्णय पर जय जयकार कर उठा द्वीप का एक एक नाग मानव। नाग सम्राट नागराज की जय। सम्राट की उड़ने वाली यांत्रिक चिड़िया को नष्ट कर दिया जाए। अब सम्राट को इसकी कतई आवश्यकता नहीं। तोड़ा जाने लगा नागराज का हेलीकॉप्टर। तभी एक नागमानव की गलती से ऑन हो गया हेलीकॉप्टर का रेडियो और उससे यह संदेश प्रसारित होने लगा। नागराज जहां भी हो, इस सूचना को सुनकर कृपया तुरंत बंबई पहुंचे। उसके कारण हजारों की जान खतरे में है। नागराज जहां भी हो, इस सूचना को सुनकर मुंबई पहुंचे। उसके कारण हजारों की जान खतरे में है। अब नागराज चुप न रह सका। हजारों इंसानों की जान खतरे में है विसर्पी, मुझे जाना होगा। नहीं नागराज, तुम यहाँ रहने का वचन दे चुके हो। मैं नहीं गया तो हजारों जिंदगियों का क्या होगा? अचानक नागराज का चेहरा दृढ़ होता चला गया। मैं यहाँ का राजा हूँ और प्रजा की रक्षा करना मेरा धर्म है, लेकिन प्रजा की रक्षा दूसरे तरीके से भी करी जा सकती है। हाँ, मुझे वह दूसरा तरीका अपनाना होगा, क्योंकि मैं सैकड़ों मासूम जिंदगियों की मृत्यु का इल्जाम अपने सिर पर लेकर नहीं जी सकता। अगले ही पल, ठहरो, इसे तोड़ना बंद करो। नागराज की उस घोषणा ने सभी को सकते की हालत में पहुंचा दिया। मैं नागराज अपनी इच्छा से इस द्वीप के सम्राट का पद को छोड़ता हूं। इसी के साथ मैं सदा के लिए इस द्वीप से चले जाने की घोषणा करता हूं।
नहीं नागराज, नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो नागराज। ऐसा करना बहुत जरूरी है विसर्पी, क्योंकि इस द्वीप के निवासी कई चमत्कारिक शक्तियों के धारक हैं। वे अपनी रक्षा स्वयं करने में सच में, जबकि बाहरी दुनिया में ऐसे अनगिनत प्राणी हैं जो अपनी रक्षा तक नहीं कर सकते, और उन पर अत्याचार करने वाले क्रूर और शक्तिशाली प्राणी भी वहां पर कई हैं। उन क्रूर प्राणियों से मुकाबला करने के लिए बाहरी दुनिया वालों को मेरी सख्त जरूरत है। नागराज के फैसले का कुछ और ही मतलब निकाला नागमांगों ने। आपने हमारा सम्राट होकर हमें छोड़ने का निर्णय लेके अच्छा नहीं किया, इसलिए जाते जाते एक निर्णय आप हमारा भी सुन चाहिए। आज के बाद आप हमारे लिए अजनबी। अगर आपने फिर कभी इस द्वीप पर प्रवेश करने का प्रयत्न किया तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उफ, ये सब मुझे गलत समझ रहे, लेकिन मुझे इनकी परवाह नहीं। मुझे हर हाल में यहां से जाना है। तभी अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता नागराज। नागानंद, तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो? हाँ नागराज, क्योंकि मैं इसी द्वीप पर अपने भाई बंधुओं के साथ रहना चाहता हूँ। तुम जा सकते हो नागराज। उफ, नागराज को न रुकना था सो ना रुका। अलविदा विसर्पी, अलविदा प्यारे द्वीपवासियों। तुमसे सदा के लिए दूर हो रहा हूं, लेकिन मैं इतना निष्ठुर नहीं कि तुम्हारी खोज खबर भी न रखूं। तभी मैंने जानबूझकर अपने सेवक नागानंद को द्वीप पर ही रहने का गुप्तादेश दिया है, ताकि वह समय समय पर मेरे पास द्वीप के अच्छे बुरे की सूचना पहुंचाता रहे। एक बार फिर रेडियो से फ्लैश होता सूचना ने नागराज का ध्यान अपनी तरफ खींचा। हजारों की जान खतरे में है नागराज, तुरंत बंबई पहुंचो। कौन है वो जिसने हजारों जानों को सिर्फ मेरे लिए संकट में डाल रखा है, और कैसे? संकट, अद्भुत संकट था वो, जिसमें फंसी हुई थी हजारों जानें। समुद्र बिल्कुल शांत है और इस शहर के आसपास कोई नदी भी नहीं। फिर ये पानी बाढ़ का रूप लेके एकाएक कहां से आ गया? मुझे लोगों को इस बाढ़ से बचाना होगा। नागराज तुरंत ही अपनी नाग सेना के बल पर लोगों को बचाने में जुट गया। क्या यही है वो संकट जिसके लिए मुझे यहां बुलाया गया है? जल्द ही एक प्रत्यक्षदर्शी से नागराज को पता चली वो आश्चर्यजनक बात। अबुन ने उस समय रिलीज साबुन के होल्डिंग के पास खड़ा हुआ था। अचानक ना जाने क्या हुआ कि होल्डिंग का झरना सचमुच झरना बन गया और अचानक यहाँ बाढ़ आ गई। कमाल है, होल्डिंग का झरना एकाएक जीवित हो उठा। ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई परी कथा सुना दी हो। लेकिन ये हुआ कैसे? आश्चर्य में डूबा नागराज नहीं। उसके सवालों का जवाब होटल ओबराय डिलक्स की छत पर मौजूद था। तुझे बुलाने का मेरा मकसद पूरा हो गया नागराज, और मुझे अब पानी का खेल खेलने की कोई जरूरत नहीं। अब तो मैं तुझसे मौत का खेल खेलूंगा।